Question number first. I found चलिए इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको बक्स देते हैं. The two first to arrive were the lucky recipients of surprise gifts. A, B, C और कोई गलती नहीं है तो नो एरर. The number of books in our library the number of books in our library 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 is less. Next, Jaipur is further from Patna than Chandigarh. B, C और कोई गलती नहीं तो नो एरर. जवाब भी फटाफट आने लगा है भाई, जवाब भी फटाफट आने लगा. 1 का ए आ भी गया, 2 का ए भी आ गया. वाह, वेरी गुड. 1 का ए, 2 का ए, बहुत अच्छी बात है. ये तो 1 का भी जवाब आ गया, 2 का भी जवाब हो गया. वन का ए, 2 का ए, 3 का बी, सबका जवाब आ गया. 1 का ए, 2 का ए और 3 का बी. अच्छी बात है, सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया आप लोगों ने. तो देखते हैं अब इसमें से सही कौन है. द फर्स्ट टू, ये तो पहले से पता था, न्यूमरल कार्डिनल.
तो फर्स्ट टू, तो क्या होगा फर्स्ट टू, टू फर्स्ट की जगह क्या होगा फर्स्ट टू, तो फर्स्ट का जवाब तो बिल्कुल सही है। देखिए जो पढ़ लिया उसका जवाब तुरंत देखते ही दे दिया, और जो नहीं पढ़ा उसमें गलती हो गई। इसमें गलती सी में है, लेस की जगह क्या होगा फ्यू, द नंबर ऑफ बुक्स इन अवर लाइब्रेरी इज फ्यू, या इज अ फ्यू, अ फ्यू। अभी ये पढ़ा नहीं, अब पढ़ने वाले हैं आज के बाद, आज भी नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है आज इंट्रोडक्शन हो जाए, लेकिन आज के बाद, आज चांसेस हैं पढ़ने के, लेकिन आज के बाद पढ़ेंगे। ये फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लेस, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल वाली कहानी थी, और आप पहुंच गए किसमें द नंबर ऑफ में। आपको लगा होगा द नंबर ऑफ की जगह ए नंबर ऑफ कर देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, यहाँ कोई गलती नहीं है। इसका मतलब ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ अभी पढ़ा नहीं, पढ़ते हैं। ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ जो है कई ग्रामर में सिंटैक्स में यूज पढ़ाया जाता है। ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ कई बुक में सिंटैक्स चैप्टर में डिस्कस किया है, सिंटैक्स चैप्टर में डिस्कस किया है ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ। लेकिन मैं जो है ए नंबर ऑफ द नंबर को चूंकि सिंटैक्स में पढ़ाऊंगा लेकिन बाद में पढ़ाऊंगा, तो पहले एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो एडजेक्टिव में ही हम लोग ए नंबर ऑफ द नंबर पढ़ लेंगे, ताकि सिंटैक्स में हमको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सिंटैक्स चैप्टर में हमको इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो सेकंड में थोड़ी सी गलती हो गई, सी में गलती था, फ्यू चाहिए था। और तीसरे में क्या किया, तीसरे का बी, जी हाँ तीसरे का बी बिल्कुल ठीक है, यहाँ फर्दर नहीं होगा, फर्दर का जगह क्या होगा फार्दर। दो वर्ड यूज होते हैं, एक तो जानबूझ के इसको क्वेश्चन से कराना था इसलिए मैं फार्दर, फार्दर का मतलब डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस जब बताना है तो हम क्या लिखते हैं फार्दर, कि कोई किसी से ज्यादा दूर है, तो फार्दर होता है फार्दर। और ये जो ऐसा नहीं कि फर्दर वर्ड गलत होता है, फर्दर वर्ड भी सही है। तो समझना क्या है कि फार्दर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग डिस्टेंस बताने के लिए, दूरी बताने के लिए, और फर्दर वर्ड यूज करते हैं, ये भी वर्ड यूज करते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है एडिशनल। इसका मतलब क्या है एडिशनल या एक्स्ट्रा, अतिरिक्त। क्या है फर्दर का एक, जैसे हम कहते हैं ही फर्दर सेड, ही फर्दर एडेड, तो हम कह रहे हैं ही फर्दर सेड, इसका मतलब क्या उसने आगे कहा। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते ही फार्दर सेड, ही फार्दर सेड नहीं कहेंगे कि वो डिस्टेंस में कहा, ही फर्दर सेड उसने आगे कहा या उसने आगे जोड़ा, तो क्या होगा ही फर्दर एडेड। तो एग्जाम में क्या करेगा, यही उल्टा करेगा, खूब करेगा ऐसा उल्टा, फर्दर को फार्दर कर देगा, फार्दर को फर्दर कर देगा, खूब करता है ऐसा, तो बच के रहना है, ठीक है। तो अभी तक की जो कहानी हुई, अभी तक की जो कहानी चली, ये फार्दर फर्दर पूछता है इसलिए वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन है ये, इसलिए ध्यान रखना फार्दर फर्दर कई बार पूछेगा। तो अभी तक जो हमने एडजेक्टिव पढ़ा उसमें किसी को अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बता दो, क्योंकि ये अभी बेसिक एडजेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं, और बेसिक एडजेक्टिव पढ़ने में अपने जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम आपको लगभग लगता है एडवांस एडजेक्टिव पढ़ने में। तो 6 एडजेक्टिव जो है बिल्कुल आसानी से 2 से 3 या 4 क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं, 3 से 4 क्लास में हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं कि जितने टाइप के 6 टाइप के एडजेक्टिव। लेकिन अगला जो 2 टाइप का एडजेक्टिव है उसे पढ़ने में, उसी 2 को पढ़ने में 4 से 5 क्लासेस लग जाती है, ठीक है, 4 to 5 क्लासेस लग जाती है, यानी एक तरफ ये 6 एडजेक्टिव और एक तरफ वो 2 एडजेक्टिव। तो जिसके में आज जो बेसिक वाला जो हल्का वाला एडजेक्टिव है उसका आखिरी पार्ट है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, फिर दूसरा पढ़ा हमने पॉसेसिव एडजेक्टिव, फिर हमने पढ़ा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिर हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, फिर हमने पढ़ा पिछली क्लास में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अभी नहीं पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी तो पढ़ना बाकी है। डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ा, ये तो फाइव कौन कौन सा हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, पॉसेसिव हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, ये 4 हो गए, ठीक है, ये 4। डिस्ट्रीब्यूटिव तो बाकी है, और एक पॉसेसिव, 5, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव, पॉसेसिव और प्रॉपर एडजेक्टिव 5 हमने पढ़ा। 6, हाउ नंबर 6, कि कौन सा ऐसा और तरीका बाकी रह गया है जिससे हम किसी नाउन के मीनिंग को ऐड कर सकते हैं और उसके एप्लीकेशन को घटा सकते हैं, ठीक है। तो हमें पढ़ना है अब डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूटिव।
तो डिस्ट्रीब्यूटिव हमने कल शुरू कर लिया था या डिस्ट्रीब्यूटिव अभी शुरू करना है, बताओ। डिस्ट्रीब्यूटिव हमने पिछली क्लास में शुरू कर लिया था या डिस्ट्रीब्यूटिव शुरू करना था, या कर लिया था तो क्या क्या बताया था बताओ। डिस्ट्रीब्यूटिव में डिस्ट्रीब्यूटिव शुरू कर लिया था क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव शुरू कर लिया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव शुरू कर लिया था। मैं चेक करूं क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव शुरू कर लिया था ना? आप लोग बताओ। डिस्ट्रीब्यूटिव मुझे लग रहा है कि शुरू कर लिया था। डिस्ट्रीब्यूटिव मुझे लग रहा है कि शुरू कर लिया था। डिस्ट्रीब्यूटिव हाउ नंबर 6। देखो मेरे पास भी टेक्निक है, आज का टेक्निक का तो यही फायदा, ये कोई एक्यूरेट यही पढ़ाया था, यहीं पे आ गई बात, यहां तक बात आ गई। चलते हैं इससे आगे, यही कहानी थी, इससे आगे की बात करते हैं। तो इसको खत्म कर दूं या चलूं यहीं से? चलते यहीं से चलते, क्या दिक्कत है। तो ये बता रखा था हाउ नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूटिव वन एट अ टाइम, एक बार में एक बताता है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम लोग कहते हैं। और ये इच एवरी आइदर और नाइदर है। मेन जो डिस्कशन हमें करना था वो इस बात पे बात आके रुकी थी कि एवरी प्रोनाउन में क्यों नहीं था, एवरी प्रोनाउन में एडजेक्टिव में प्रोनाउन में क्यों नहीं था, और ईच एवरी के मीनिंग में कोई डिफरेंस है क्या, ये यहां से बात शुरू करनी थी। तो चलिए इसका यूज देखते हैं, फिर पता चलेगा। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यूज ईच। तो इसका मतलब एवरी का इस्तेमाल हमने प्रोनाउन में नहीं किया था, एवरी का इस्तेमाल हमने प्रोनाउन में नहीं किया था। तो इसका यह मतलब हुआ कि एवरी का इस्तेमाल हम अकेले नहीं कर सकते। अगर हमने ये लिख दिया कि एवरी हैज कम, तो ये सेंटेंस पूरा बकवास हो गया। और हमने कहा ईच हैज कम, ये सही है। ये सबसे पहला डिफरेंस हुआ। अब कोई देखेगा ईच हैज कम, ये सही है कि प्रत्येक आ गया। अब कोई हमसे पूछ देगा, कोई ईच का मतलब भी प्रत्येक है, एवरी का मतलब भी प्रत्येक है, तो ईच हैज कम ठीक है और एवरी हैज कम गलत। हमने कहा ईच इज न्यू, ईच इज न्यू, तो ये तो ठीक है भाई, प्रत्येक नया है। लेकिन हम कह देंगे एवरी इज न्यू, एवरी इज न्यू, ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका जवाब क्या देंगे? जवाब ये देंगे कि एवरी जो है वो प्रोनाउन नहीं है। एवरी जो है वो क्या है? एवरी इज नॉट ए प्रोनाउन। तो एवरी प्रोनाउन नहीं है इंग्लिश का वर्ड, इसलिए एवरी अकेले नहीं आ सकता। ईच प्रोनाउन है, इसलिए ईच नाउन के साथ भी आ सकता है और ईच अकेले भी आ सकता है। ईच एडजेक्टिव भी है और ईच प्रोनाउन भी है। ईच एडजेक्टिव भी है और ईच प्रोनाउन भी है, इसलिए ईच अकेले भी आ सकता है और ईच नाउन के साथ भी आ सकता है। लेकिन एवरी जो है, एवरी जो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है, इसलिए एवरी किसी भी सेंटेंस में कभी भी अकेले नहीं आ सकता। ठीक है, समझ में आ गया? पहली है बात कि दोनों के पार्ट्स ऑफ स्पीच में अंतर है, ईच एवरी के पार्ट्स ऑफ स्पीच में अंतर है। इसके बाद अगली बात है कि क्या इसके मीनिंग और यूज में भी अंतर है? मीनिंग में कोई अंतर नहीं। देखना, तीन बातें हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अंतर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अंतर है, इसका मतलब ईच जो है वो एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों है, एवरी सिर्फ एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। सब वर्ड की अपनी अपनी कहानी होती है। दूसरी, क्या मीनिंग में अंतर है? तो नहीं, मीनिंग में बिल्कुल अंतर नहीं है। मीनिंग दोनों का मतलब प्रत्येक होता है, प्रत्येक, एक एक करके सभी। ईच का मतलब भी है एक एक करके सभी, और एवरी का मतलब भी है एक एक करके सभी। अब तीसरा क्वेश्चन है, क्या यूज में डिफरेंस है? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में है डिफरेंस है, तो यूज में भी डिफरेंस हो सकता है। तो चूंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफरेंट है तो यूज डिफरेंट हो सकता है। इसमें कोई दो, मीनिंग डिफरेंट नहीं है, यूज डिफरेंट है। अब यूज क्या डिफरेंट है उस पर आते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि सिमिलरिटी क्या हो सकता है। तो सिमिलरिटी पहले देख लेते हैं, फिर यूज पे आएंगे। ईच और एवरी दोनों के साथ जो नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। पहले तो ये समझना, नाउन जो है दोनों के साथ हमेशा
सिंगुलर। नाउन दोनों के साथ हमेशा सिंगुलर, ईच के साथ भी और एवरी के साथ भी नाउन हमेशा सिंगुलर, जैसे हमने कहा। और वर्ब भी हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। और इसलिए देखिएगा कई बुक में ईच और एवरी का रूल सिंटैक्स में रहता है। सिंटैक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी कई बुक में मिलेगा, ईच के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, एवरी के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। कई बुक में ऐसा रूल मिलेगा, सिंटैक्स में मिलेगा। तो यही एडजेक्टिव सही रूल गया। तो एवरी हो चाहे ईच हो, दोनों के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। फिर ये लिखना सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। जैसे हमने कहा एवरी बुक इज यूजफुल, कि हर किताब क्या है? यूजफुल होता है, प्रत्येक किताब। ठीक है, नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी। हमने कहा ईच बॉय इज इल, कि प्रत्येक लड़का क्या है? बीमार है। ईच बॉय इज इल, प्रत्येक लड़का बीमार है, प्रत्येक लड़का बीमार है। ईच बॉय इज इल। तो दोनों की बात सही हो गई। दोनों में नाउन का इस्तेमाल हमने क्या किया? सिंगुलर, और वर्ब का भी इस्तेमाल सिंगुलर। नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। ये तो हुई बेसिक कहानी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना है उसे समझिए, जिससे कई बार गलती पूछ लेते हैं। जैसे हमने कहा, एक सेंटेंस लिखते हैं हम लोग, देयर आर 2 बुक्स, एवरी बुक इज न्यू। जब मैं आपको प्रैक्टिस से डिस्कस करवाऊंगा, प्रैक्टिस से डिस्कस होगा, तो प्रैक्टिस सेट में एक आध क्वेश्चन ऐसा मैं दिखाऊंगा आपको जिसमें एक ही कॉमन एरर पूछने में 2 सेंटेंस आता है। इसलिए मैंने इसका एक एग्जांपल किया है। फुल स्टॉप है, दूसरा सेंटेंस लिखा है और एरर है। तो मतलब एक सेंटेंस, एक कॉमन एरर पूछने में कभी कभार, रेयरली होता है, लेकिन होता है, हुआ है कि 2 सेंटेंस कभी कभी पूछ लेता है। जरूरत पड़ती है तो, जैसे इस सेंटेंस में जरूरत थी इसलिए पूछ लिया कि देयर आर 2 बुक्स, एवरी बुक इज न्यू। एवरी बुक इज न्यू। क्या होगा आपके हिसाब से? क्या होगा बताओ, आपके हिसाब से क्या गलती है इसमें? क्या होना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? ईच बुक इज न्यू। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ईच बुक इज न्यू। क्या कह रहे हैं? ईच बुक इज न्यू। ओके, ईच बुक इज न्यू। ईच बुक इज न्यू, मान लिया ईच बुक इज न्यू। ठीक है, अच्छी बात है, ईच बुक इज न्यू। तो देयर आर 2 बुक्स, ईच बुक इज न्यू। अब ईच तो कहा, ठीक है, ईच बुक इज न्यू, लेकिन 2 में लिए तो प्रोनाउन में आपने आइदर पढ़ा था। आइदर क्यों नहीं हो सकता? ईच ही क्यों होगा? ये बताओ कि आइदर ही क्यों होगा? आइदर दो क्या, कई बच्चे इसमें आइदर करके आते हैं, कई बच्चों के दिमाग में आता आइदर। तो आपने क्या सोच के ईच लिखा? क्या सोच के आपने आइदर को छोड़ दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि ईच और आइदर के मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क है। ईच बिल्कुल अलग वर्ड होता है और आइदर बिल्कुल अलग। ये सही है कि यहाँ 2 है तो हम यहाँ आइदर भी लिख सकते थे, लेकिन अगर आप यहाँ आइदर लिख देते, अगर यहाँ आइदर लिख देते तो ब्लंडर हो जाता है। अगर बी करके आते, अब कंप्यूटर को तो इतना पता नहीं होता है, मान लो आप बी करके आ गए, उसको तो मार्क्स देना है। लेकिन अगर रिटर्न इंग्लिश का कहीं टेस्ट हो और आपको उसमें एवरी की जगह आइदर कर दिया और दिमाग में क्या चला कि अच्छा 2 के सर तो साथ प्रोनाउन में बता रहे थे, एडजेक्टिव बता कि 2 का मतलब है ये, जहां 2 रहता है वहां आइदर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ तो आइदर का इस्तेमाल कर देना चाहिए। ऐसा ऐसा दिमाग में आता है। तो 2 में आइदर का इस्तेमाल करता और लिख के आइदर कर दिया तो फिर तो कोई बचा नहीं सकता। तो यहां होगा ईच ही, आइदर नहीं होगा, यहां ईच होगा। उसमें समझिए, आइदर होने से सेंटेंस का मीनिंग दो। हम यहां कहना चाह रहे देयर आर 2 बुक्स, ईच बुक इज न्यू। ये 2 किताब है और दोनों ही नहीं है। ईच बुक न्यूज का मतलब क्या? दोनों, प्रत्येक। यानी 2 किताब है, प्रत्येक नहीं है। प्रत्येक मतलब कि दोनों की दोनों नहीं, एक एक करके हम दोनों बता रहे हैं, दोनों किताबें नहीं है। लेकिन अगर हम ये लिख दें कि आइदर इज न्यू, तो इसका मतलब, या आइदर बुक इज न्यू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा?
इसका मतलब क्या होगा कि दोनों में से कोई एक किताब ही नहीं है। लो, हम कहना चाह रहे हैं दोनों किताबें नहीं है, प्रत्येक किताब नहीं है, और आपने लिख दिया आइदर, आइदर बुक, आइदर का मतलब तो होता है दो में से एक। तो हम तो कहना चाह रहे हैं दोनों किताबें नहीं है, और आप कह रहे हैं कि दो में से एक नहीं है, यानी आइदर लिखने से मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। इसलिए ईच और आइदर के मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क है, ये समझिएगा। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक ही, दो में से कोई एक ही, और ईच का मतलब क्या है, प्रत्येक, एक एक करके सभी। तो अगर हम देयर आर टू बुक्स कह रहे हैं, उसके बाद ईच कह रहे हैं, इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं दोनों ही किताबें। और अगर हम आइदर कह देंगे तो मीनिंग बदल जाएगा, हम कहना चाहते दोनों ही नहीं, दोनों में से सिर्फ कोई एक। तो आइदर का मीनिंग बिल्कुल अलग है और ईच का मीनिंग बिल्कुल अलग है। अब अगली बात क्या है कि एवरी में क्या खराबी थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एवरी में क्या खराबी थी, एवरी को बदला क्यों आपने। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि एवरी का मतलब तो प्रत्येक होता ही है, मीनिंग तो दोनों का एक ही होता है। एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है, ईच का मतलब भी प्रत्येक होता है। तो एवरी लिखने से तो वही बात थी कि भाई हमारे पास दो किताब है, दोनों नहीं है, तो फिर एवरी को ईच क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद एवरी के बाद बुक भी, ऐसा नहीं कि एवरी हम अकेला लिख रहे हैं कि चलो एवरी प्रोनाउन हो जाता है, एवरी के साथ बुक लिख रखा है, मतलब एडजेक्टिव भी है। ये मेन मुद्दा है समझना, तो जरा इस पर गौर करते हैं। तो ये क्या कहता है कि ईच का इस्तेमाल जो है टू और मोर देन टू, यानी कहीं भी हो सकता है, दो में भी चल सकता है और दो से अधिक में भी चल सकता है। ईच यानी अगर दो भी है तो हम ईच लिख सकते हैं, जैसे दो है दोनों नहीं है तो हमने ईच कह दिया, तीन है तीनों नहीं है तो उसमें ईच कह दिया, चार है चारों नहीं है तो ईच कह, मतलब ईच के लिए संख्या निर्धारित नहीं है, कुछ भी दो से ऊपर की कोई भी संख्या हो तो उसमें ईच का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एवरी के लिए, एवरी के लिए यूज करने के लिए मिनिमम थ्री होना ही चाहिए। एवरी के लिए मिनिमम थ्री होना ही चाहिए, मिनिमम थ्री होना ही चाहिए। ठीक है, इसलिए आपने टू कहा था तो वहां एवरी का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, यानी तीन से कम है और प्रत्येक की बात करना चाह रहे हैं तो हम एवरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तीन से कम हो तो हम, यानी एवरी के इस्तेमाल करने के लिए मिनिमम थ्री होना चाहिए। एवरी का इस्तेमाल करने के लिए मिनिमम थ्री होना ही चाहिए, थ्री से कम में हम एवरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस बात को दिमाग में रखना, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है, समझ में आ रही बात कि तीन से कम में एवरी का इस्तेमाल, ये डिफरेंस है यूज में, कि ईच का इस्तेमाल दो में भी हो सकता है, तीन में भी हो सकता है, ईच मतलब ईच के इस्तेमाल कहीं भी हो सकता है, कितने में भी कर सकते हैं। लेकिन एवरी का इस्तेमाल जो है, उसका इस्तेमाल, एवरी का इस्तेमाल करने के लिए तीन से कम नहीं चलेगा। तो यहां सेंटेंस में क्या था, यहां सेंटेंस में क्या था कि टू बुक, देयर आर टू बुक्स, तो दो ही बुक्स थे, इसलिए आप इसमें एवरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर यहाँ थ्री बुक्स होता तो एवरी का इस्तेमाल कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। थ्री बुक्स होने पर एवरी का इस्तेमाल कर सकते थे, कोई चिंता की बात नहीं थी। क्लियर हो गया। तो ईच एवरी में ये डिफरेंस है। एक छोटा सा डिफरेंस और है, एक छोटा सा डिफरेंस और है, उसे भी समझ के रखिएगा। एक छोटा सा डिफरेंस और है, वो डिफरेंस क्या है कि ईच का जो मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक, तो इसका मतलब होता है किसी छोटे से ग्रुप में, प्रत्येक स्मॉल ग्रुप में, स्मॉल ग्रुप हो उसमें से प्रत्येक। और एवरी का जो मतलब होता है, ये होता है ऑल, मतलब दुनिया के सभी में से प्रत्येक। अभी पहली बार जब मैं लिखता हूं तो लोगों को समझ, ये थोड़ा सा हाई लेवल की बात है लेकिन समझ लेना चाहिए इसको क्या है। इसका मतलब ये है कि एवरी जो है वो ऑल का सिनोनिम्स है, लेकिन ईच जो है ऑल का सिनोनिम्स नहीं है। इसको कैसे, इसको एग्जांपल समझिए।
हालांकि मैंने इसको छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, उसमें भी ये क्लियर होगा, क्योंकि उस एग्जाम्पल को लिखने में मैंने इस बात का ध्यान रखा था, मुझे पता था कि ऐसी बात से इसमें भी इस बात को समझ सकते हैं। हमने कहा एवरी बुक इज यूजफुल। यहां एवरी कहने का मतलब है दुनिया में जो भी बुक है, जहां भी बुक है, सभी यूजफुल है। हर बुक किसी ना किसी तरह से काम आता है, किसी ना किसी फायदे में होता है। एवरी बुक इज, हर बुक, चाहे कोई भी बुक, हर बुक, ये कहना चाह रहे हैं यानी दुनिया की सभी किताब, मतलब किताब कोई भी, ऑल। लेकिन जब हम यहाँ ईच बॉय इज इल कह रहे हैं, तो क्या यहाँ ईच का मतलब दुनिया का सारा बॉय है कि जो भी बॉय जहां भी बॉय सब बीमार है? क्या ऐसा मीनिंग हो सकता है? इसलिए अगर हम ये लिखते कि एवरी बॉय इज इल, तो ये अच्छा सेंटेंस नहीं होता, क्योंकि एवरी जो है वो ऑलमोस्ट दुनिया के ऑल वाले मीनिंग रखता है। इसलिए एवरी से बचना भी चाहिए कि एवरी बॉय इज इल कहेंगे, इसका मतलब दुनिया में जो भी लड़का है, जहां भी लड़का है, सब बीमार है। ठीक है, दुनिया में जो भी लड़का है, जहां भी लड़का है, सब बीमार है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमने एवरी का इस्तेमाल नहीं। इसका मतलब क्या कि एक ग्रुप होगा 10 लड़के का, 20 लड़के का, उसमें से सभी बीमार है। एवरी ईच बॉय इज इल। इसलिए मैंने जब अभी लिखा था तो क्या लिखा, ईच के साथ लिखा था एक छोटा सा ग्रुप, उस ग्रुप में से अगर सभी की बात कर रहे हैं तो ईच की बात करें। लेकिन एवरी का मतलब किसी ग्रुप में नहीं, दुनिया का ऑल ही हो जाता है। ठीक है, इसको और एग्जाम्पल से लेके समझते हैं। जैसे हमने कहा एवरी कॉ हैज 4 legs, तो ये बिल्कुल सही है, ये ठीक है। लेकिन ईच काउ हैज 4 legs, ये कोई सेंस नहीं देता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ईच काउ इज ब्लैक, तो ये ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि 10, 20, 50, 60 गाय, 100, 200, 400 गाय आपने पाली और सारी काली गाय ही रखी, तो हम कहेंगे ईच काउ इज ब्लैक। हम ये नहीं कहेंगे एवरी काउ इज ब्लैक। एवरी काउ इज ब्लैक का मतलब हो जाएगा कि दुनिया में जो भी गाय है, जहां भी गाय है, सब काली ही होती है। तो क्या ऐसा सच है क्या, दुनिया में जो भी गाय है, जहां भी गाय है, सब काली ही है? नहीं है। तो एवरी और इसके इस मीनिंग को ध्यान में रखिएगा कि एवरी जो है कहने का मतलब वो ऑलमोस्ट ऑल के लिए आ जाता है। ईच का इस्तेमाल ऑलमोस्ट ऑल के लिए नहीं होता है, किसी ग्रुप में से ऑल हो सकता है, लेकिन दुनिया का सभी नहीं हो सकता है। ध्यान रखना ये, ठीक है। तो एवरी कॉ, इसी जगह हम लिख दें एवरी कॉ इज ब्लैक, तो ये ठीक सेंटेंस नहीं होता। ठीक है, इस तरह से ईच कॉ हैज 4 legs, उससे ज्यादा बेहतर क्या है कि एवरी कॉ। कभी कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जब ऐसा क्वेश्चन आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में और फिल इन द ब्लैंक्स में, तो लोग बहुत सदमे में आ जाते हैं कि भाई क्या करे, एवरी का मतलब भी वही है, ईच का कैसे, किसे पता है? कभी कभी ऐसा आया है, कभी कभी। तो यह ध्यान, इस बात को ध्यान रखेंगे, फिर ईच और एवरी में कभी आपको डिफिकल्टी नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, कैसे भी पूछेगा, बना देंगे। तो इसमें थोड़ा सा घुमाने फिराने की बात थी, अब आप नहीं घूमेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किसमें, आइदर में। ईच एवरी कहानी खत्म होगी। तो आइदर का मीनिंग तो हमें पता ही है। आइदर का मतलब क्या है, आइदर के साथ भी सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, और नाइदर के साथ भी सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। भले आइदर का मतलब क्या होता है, दो में से एक। आइदर का मीनिंग क्या है, लिख लीजिएगा। ये तो प्रोनाउन में भी लिख चुके, तो नहीं लिखेंगे तो ही बात चलेगी, मीनिंग सेम है, वही मीनिंग दोनों का सेम है। आइदर का मतलब क्या है, दो में से एक, और नाइदर का मतलब क्या है, दो में से कोई नहीं। हालांकि ईच का मतलब क्या है, प्रत्येक, ये ध्यान रखना, ईच का मतलब है प्रत्येक, और आइदर का मतलब दो में से कोई एक, नाइदर का मतलब दो में से कोई एक, कोई भी नहीं। तो दोनों के साथ जो नाउन होगा वो सिंगुलर ही होगा, वर्ब सिंगुलर ही होगा। तो अगर हम ऐसे लिख देंगे, आइदर कंट्रीज आर पुअर, आइदर कंट्रीज आर पुअर, तो बात नहीं बनेगी। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइदर कंट्रीज आर पुअर अगर हम कहेंगे तो ये बात नहीं बनेगी, ये गलत हो जाएगा, आइदर कंट्रीज आर पुअर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आइदर के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, तो क्या कर देंगे हम, कंट्री और आर की जगह क्या करेंगे, इज। और जानबूझकर कभी कभी क्या करेगा कि आपको एक अलग कर देगा, दूसरा इसे ऐसे कर देगा, ऐसे लिख दिया, नाइदर बुक्स इज माइन, ऐसा भी कर देगा, नो एरर।
उसकी मर्जी, जैसा पढ़ना चाहे, कोई इसको रोक तो सकता नहीं है। क्या क्वेश्चन तो भाई उसको अपनी मर्जी से पूछना है, कौन रोक लेगा। तो अगर ऐसा काम कर रहा है, आइदर कंट्रीज आर पुअर, नाइदर इज माइन, ऐसा कुछ किया, इस तरह कुछ करना चाह रहा है, तो जल्दबाजी में लोग क्या करते हैं, क्या करके आ जाएंगे, उनको लगेगा अरे नाइदर के साथ यहाँ बुक्स लिखा है, नाइदर का मतलब तो दो होता ही है, दो में से कोई नहीं, तो ये नाइदर तो दो के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो यहाँ बुक्स लिखा है तो ठीक है, चलो इज को आर कर देते हैं। जल्दबाजी में यही लोग करके आ जाते हैं कि नाइदर चूंकि दो में से कोई नहीं, तो नाइदर का मीनिंग दिमाग में चल रहा है, दो में से कोई नहीं, तो लगेगा ठीक तो है ये, अब जब ठीक है तो फिर क्या करें, इज को आर कर दें, ऐसे कर। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि आइदर के साथ नाइदर के साथ नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो गलती इसमें क्या हो गई, कहां है, ए पार्ट में गलती है। और क्या गलती है भाई, कि बुक्स को जो है आप क्या करें, बुक करें। अब यहां एक चीज और समझना है कि पूरा कंक्लूजन तो अभी इसके साथ ये आया, ध्यान देना कि जितने वर्ड हमने देखा कि ईच है, आइदर है और नाइदर है, इन तीनों को अगर हम एक साथ इस्तेमाल करें तो इसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, यही कंक्लूजन निकला। बात तो यही आई कि ईच आइदर सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, और ये तीनों जो ईच आइदर ये एडजेक्टिव हुआ अगर ऐसे लिखा। लेकिन एग्जाम में कभी कभी देखो धोखा देने के लिए क्या करता है कि आपको लिख देगा ईच ऑफ या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ। तो जब ये ऑफ लगा के पूछते हैं, चाहे ईच ऑफ हो, चाहे आइदर ऑफ हो, चाहे नाइदर ऑफ, जैसे ही इसके साथ ईच आइदर नाइदर लिख दिया तो ये सारे जो आपको ईच आइदर नाइदर है, ये सारे जो ईच आइदर नाइदर है, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, प्रोनाउन हो जाते हैं। सारे के सारे क्या है, प्रोनाउंस। मतलब ईच आइदर नाइदर के साथ अगर तुरंत सिंगुलर नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, ये सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन जैसे ऑफ जोड़ दिया इच के साथ आइदर के साथ, तो ये सारे इच आइदर क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन। और उसके बाद ग्रामर में क्या अंतर होता है कि ग्रामर में ये अंतर हो जाता है कि ईच ऑफ के बाद भी तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लूरल नाउन लिखना पड़ेगा। आइदर ऑफ के बाद भी फिर क्या करना पड़ेगा, प्लूरल नाउन लिखना पड़ेगा। नाइदर ऑफ के बाद भी क्या करना पड़ेगा, नाउन प्लूरल करना पड़ेगा। तो ये ऑफ की वजह से सारी कहानी खत्म हो जाती है, उल्टी पड़ जाती है, लोग इस बात का ध्यान नहीं देते। लेकिन फिर वर्ब, वर्ब की जो बारी आएगी, जो वर्ब की बारी आएगी, वर्ब सिंगुलर ही होगा, वर्ब जो है वो क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो ध्यान ध्यान क्या देना है, और यही सिंटेक्स में 3-4 रूल बना के सिंटेक्स में मिलेगा आपको। अगर आप सिंटेक्स में देखिए कई टीचर आपको यही चीजें सिंटेक्स में पढ़ाएंगे, तो यहाँ पढ़ लेंगे तो सिंटेक्स में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं कि यहीं से गया है सिंटेक्स में उठाकर रूल गया है। क्लियर हो गया मैं जो कहना चाह रहा हूं कि ईच के साथ, आइदर के साथ, नाइदर के साथ जैसे ही ऑफ लगाएंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, सारा का सारा प्रोनाउन हो जाएगा। और फिर आपको नाउन को तो प्लूरल ही रखना पड़ेगा, लेकिन वर्ब सबके साथ क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन कर देता है, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन कर देगा कि ईच ऑफ द क्वेश्चन was difficult, each of the question was difficult। अब लोगों के दिमाग में क्या जा रहा है कि भाई ईच के साथ तो पढ़ रखा है कि सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब होता लगता है, तो वर्ब तो ठीक ठीक है, सिंगुलर नाउन भी ठीक है। अब ये ध्यान नहीं जा रहा है कि भाई यहां पर ईच के साथ क्या आ चुका है, ऑफ आ चुका है। तो जैसे ईच के साथ ऑफ आ चुका है तो हम सिंगुलर नाउन लिख ही नहीं सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, प्लूरल नाउन करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस, क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस। क्लियर है, ईच ऑफ द क्वेश्चंस, समझ में आ गया। हमने लिख दिया कि आइदर ऑफ द कंट्री इज पुअर। तो इसमें भी क्या करके लोग आ जाते हैं, फटाक से नो एरर करके आ जाते हैं, एकदम दिल मानता ही नहीं। आप भी ऐसा ही करते क्या, आपका ही दिल कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है,
दिल मांगे मोर, करता है ऐसा क्वेश्चन? हो सकती थी ऐसी बात, दिल की ऐसी चाहत हो सकती थी। कोई जवाब नहीं दे रहा है, मैं जवाब ही देखने दे गया था कि भाई इतनी देर से आप लोग जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो दूर से कभी कभी ज्यादा दिखता नहीं है। तो क्या गलती है इसमें कि जब यहाँ आइदर आपने लगा दिया ऑफ, आइदर के साथ आपने ऑफ जोड़ दिया, तो अब ये कंट्री होगा ही नहीं, ये क्या होगा? कंट्रीज। इसको कहते हैं गुगली। तो एग्जाम वाला जो है ना हर तरह से आपको आजमाने की कोशिश करता है, जिंदगी है, टेस्ट लेगा ही, आजमाएगा ही, तो उसका काम ही क्या? आजमाते रहना, आजमाते रहना। काम ही क्या है? आजमाते रहना, आजमाते रहना, आजमाते रहना। तो मुझे लगता है कि अब आपको एडजेक्टिव में जो बेसिक एडजेक्टिव है, ये वर्ड कभी जिंदगी में आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। दिस, दैट, दीज, दोज, माई, माइन, योर, योर्स, आवर्स, देयर्स, हीज, हर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये हमेशा क्वेश्चन में आते रहते हैं सब। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं, या एग्जाम वाला भी उम्मीद करता है, कि इन वर्ड्स के यूज में आपसे कभी गलती नहीं, क्योंकि जब भी आप इंग्लिश बोलेंगे या जब भी आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो ये वर्ड इंग्लिश में आएगा ही आएगा, बिना इसके आप इंग्लिश की कल्पना भी नहीं कर सकते। माई, माइन, योर, योर्स, आवर, आवर्स, देयर, देयर्स, हिज, हर्स, हर, दिस, दैट, दीज, दोज, ईच, एवरी, आइदर, इनके बिना आप इंग्लिश बोलने का सोच भी नहीं सकते। जो भी इंग्लिश बोलेगा इनको इन सारे वर्ड को यूज करना ही पड़ेगा, और पता चला इन्हीं की इंग्लिश हमें नहीं पता है। इसलिए कोई जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत हाई फाई लेवल की चीज नहीं है, ये बेसिक चीजें हैं। और इसी से इंग्लिश में इसे क्वेश्चन, इसलिए इंग्लिश में लिखा ही आता है कॉमन एरर, कि भाई अगर इंग्लिश सीख रहे हो तो बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए आपको, बेसिक चीजें। और यही चीज इसे पढ़ाने में भी कई लोगों को दिक्कत होती है, इन चीजों को क्लियर करने में भी कभी कभी दिक्कत हो जाता है, ये चीजें भी हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये थी कहानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की ये कहानी थी। और हमारे जो बेसिक के जो छोटे छोटे एडजेक्टिव थे वो 6 खत्म हो गए, 6 एडजेक्टिव हमारे खत्म। अब 2 एडजेक्टिव हमारे पास बचा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या बताने वाला, और मात्रा बताने वाला। पोसेशन हमने बता लिया, रिलेशन हमने बता लिया, डिस्क्राइब हमने कर लिया, क्वेश्चन हमने पूछ लिया, डिस्ट्रीब्यूट हमने कर लिया, पॉइंट या इशारा हमने कर दिया, नंबर अभी तक नहीं बताया, संख्या अभी तक नहीं बताया कि 1 2 3 4, मेनी, फ्यू, ए फ्यू, सेवरल, ए लॉट ऑफ, मेनी, प्लेंटी ऑफ, ये सब नहीं बताया। क्वांटिटी बनाने वाले वर्ड अभी तक यूज नहीं किया, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल अभी बाकी है ना। तो यही सारी चीजें जो है लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मेनी, मेनी, ये कई सारे एग्जाम में क्या करेगा, आपको डिटरमिनर्स देकर दे देगा। क्या कह के दे देगा? डिटरमिनर्स देकर। और एडजेक्टिव डिटरमिनर्स एक ही जगह कहिए, तो इन सबको यहाँ पढ़ लिया, तो यही डिटरमिनर्स में भी यही आता है। डिटरमिनर्स का ही मतलब होता है जो नाउन के साथ यूज होता है। तो बस धोखा क्या होता है कि कुछ लोग डिटरमिनर्स कह के दे देते हैं, तो हमें लगता है पता नहीं क्या वाले, जब यही वर्ड आना है डिटरमिनर्स करके यही पूछना है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, यही सारे वर्ड रहने हैं, यही रहता ही रहता फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं भी सेंटेंस में। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गई बात। यहां तक ये सारे 6, ये जो 6 एडजेक्टिव्स है, इस 6 एडजेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं ना। अब जो हमारे 2 एडजेक्टिव बचते हैं, मतलब जो संख्या बताते हैं और जो मात्रा बताते हैं, इस 2 एडजेक्टिव को पढ़ने में आपको 3 से 4 क्लासेस लगेंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, मतलब एडजेक्टिव से बहुत क्वेश्चन, और इसमें आपको ध्यान से भी पढ़ना पड़ेगा, सावधानी से भी पढ़ना पड़ेगा, सावधानी से भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी भी इधर से उधर बात हुई, थोड़ी सी भी इधर से उधर बात हुई तो दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी सी भी इधर से उधर बात नहीं होनी चाहिए। तो अब जो एडजेक्टिव्स आएगा उसमें खूब, इसमें तो तुरंत तुरंत खत्म हो जा रहा था, अब 2 ही एडजेक्टिव में 4 से 5 क्लासेस लगेंगी, या 3 से 4 क्लास तो लग ही जाती है, 5 भी लग सकती है। तो इसका मतलब एक ही एडजेक्टिव पढ़ने में कम से कम 2 से 3 दिन, तो इसका मतलब ढेर सारे यूज पढ़ने पड़ेंगे। अच्छी बात है, सबका वेल डन आ रहा है, अच्छी अच्छी बात है। तो चूंकि अब इसको जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है तो लंबे एडजेक्टिव है, तो नए टॉपिक को मेरे ख्याल से नए क्लास में शुरू किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। नए टॉपिक को नए क्लास में ही शुरू करें तो अच्छा रहेगा, यानी कल से हम लोग इसको नए टॉपिक को शुरू करेंगे।